हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, 6th क्लास के एनसीईआरटी का। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में। इसके पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज छठा चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि पृथ्वी पर कौन-कौन से स्थल रूप हैं। देखिए, स्थल रूप का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कौन से पठार हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से मैदान हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पर्वत, पठार, मैदान के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे। एक बात और समझना है कि इसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि इन सब स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, स्थल रूपों का निर्माण जो होता है वो आंतरिक और बाह्य क्रियाओं की वजह से होता है। एक होता है आंतरिक बल, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी में अंदर से बाहर की ओर जो बल कार्य करता है उसको आंतरिक बल बोलते हैं। आंतरिक बल बोलते हैं, आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्स। और एक बल ऐसा होता है जो बाहर से अंदर की ओर कार्य करता है, उसको बोलते हैं बाह्य बल, बाह्य कारक या बाह्य बल बोलते हैं। बाह्य बल में देखेंगे, आंतरिक बल में पहले देखते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए ज्वालामुखी हो सकता है, भूकंप होता है, इनको हम आंतरिक बल बोलते हैं। और ऐसे जो बाह्य बल होते हैं इसमें जो अपचय और अपर्दन की क्रिया होती है, अपचय और अपर्दन की जो क्रिया होती है, इन दोनों के संयोग से कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक इमेज दी गई है, आप देखते हैं यहाँ पर कि इसमें पर्वत की बात की गई है, पठार की बात की गई, झील की बात की गई है, नदी, डेल्टा, नदी मुहाना, वितरिका, सहायक नदी, मैदान, स्थल सन्धि, प्रायद्वीप तट, इन सब के बारे में बात की गई है और इन्हीं सबको बोलते हैं स्थल रूप। ठीक है? तो इन सब का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पर यही बात बोली गई है कि इसमें 2 तरीके की क्रियाएँ काम करती हैं। एक तो बाह्यिक प्रक्रिया होती है और एक होती है आंतरिक प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया मैंने बताया, जो आंतरिक प्रक्रिया मैंने बताया कि आंतरिक प्रक्रिया वो होती हैं जो अंदर से बाहर की ओर काम करती हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है, वो आंतरिक प्रक्रिया के अ, बहुत से स्थानों पर पृथ्वी के सतह कहीं उठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ये सतह है, इस तरीके से सतह है, तो इस पर जब बल कार्य कर रहा है तो ये स सतह कहीं कभी उठ जाती है ऐसे, इस तरीके से कहीं-कहीं पर सतह उठ जाती है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कौन-सा कारक है? ये आंतरिक कारक है, यानी आंतरिक प्रक्रिया हो गई। इसी तरीके से बाह्य प्रक्रिया देखेंगे, बाह्य प्रक्रिया से क्या होता है कि देखिए, आंतरिक क्रिया से निर्माण होता है और बाह्य जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, उससे लगातार टूटने और बनने की प्रोसेस चलते रहते हैं, जिसको अपक्षय और अपरदन कहते हैं। देखिए, अपक्षय का मतलब क्या हुआ? अपरदन का मतलब क्या हुआ? अपरदन का मतलब ये होता है यहाँ पर है कि पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन का मतलब है कि सतह टूट गई है। और अपरदन की जो क्रिया होती है, वह सतह के नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से सतह पर आ जाती है। मतलब कि ये अपक्षय-अपरदन की प्रक्रिया चलती रहती है और जिनसे निर्माण और ये टूटने की प्रक्रिया कंटीन्यूअसली चलती रहती है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं पर्वत की। देखिए, पर्वत किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं कि पर्वत के बारे में कि जो पर्वत होता है वो सतह से ऊँचाई पर होता है। ये सतह अगर होती है यहाँ पर, जो सतह होती है, तो इससे एक ऊँचाई पर जो भाग बना होता है उसको पर्वत बोलते हैं। ये पर्वत है, ये पर्वत है। इसकी ऊँचाई कुछ मीटर से लेकर कई सौ मीटर तक हो सकती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है इसकी ऊँचाई जो है 6000 मीटर है और दुनिया का सबसे ऊँचा ये पर्वत देखने को मिलता है। ऐसे ही जैसे दुनिया का सबसे लंबा पर्वत देखते हैं तो आल्प्स पर्वत मिलेगा जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्वत होते हैं, वो कुछ ऐसे पर्वत हैं जो कि बादलों से भी ऊँचे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम हिमालय को देखेंगे, एवरेस्ट तो ऊँचाई इतनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे सिर्फ माउंट एवरेस्ट भी है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर है, तो वो तो बादलों से ऊपर हो गए। तो यहीं पर यहाँ बात लिखी हुई है कि कुछ ऐसे जो पर्वत होते हैं जो जिनकी ऊँचाई बादलों से भी कुछ ऊपर होती है। ठीक है? यहीं पर क्या होता है कि जो बड़े ऊँचे पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हिमालय में ऊपर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर ग्लेशियर का निर्माण होता है। इसको हिमानी बोलते हैं और ये जो ग्लेशियर का निर्माण होता है, जो हिमानी होती है, यहीं से क्या होता है, एक धारा निकलती है, जिसको नदी बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है और यमुना नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। तो इन्हीं से नदियों का वो उद्गम भी होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है श्रृंखला। श्रृंखला क्या है कि पर्वत श्रृंखला किसको बोलते हैं? तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होती है, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कि जैसे गंगा है, वो सॉरी हिमालय है, हिमालय में आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, शिवालिक है, तो ये
पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हो जाएगी। बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो कि बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, एशिया में भी, यूरोप में भी हैं। जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल आता है कि हिमालय, हिमालय अल्प्स हो गया। तो हिमालय कहाँ पर है? एशिया में है। अल्प्स कहाँ पर है? यूरोप में। और एंडीज़ कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। तो हमने इसके बारे में पहले एक बात बताई आपको, वो बात ये है कि जो हिमालय है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जो हिमालय है, वो ये जो हिमालय है, ये विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है। हाइट इसकी सबसे ज़्यादा, कितनी हाइट है? तो 6000 मीटर, मतलब कि 6000 मीटर इसकी हाइट है। ऐसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एंडीज़ है, एंडीज़ के बारे में मैंने बताया, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो ये है, एंडीज़। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन-सा है? तो वो एंडीज़ है। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी, एंडीज़ के बारे में भी और हिमालय के बारे में भी। ऐसे ही आप देखेंगे तो पर्वतों के निर्माण के क्रम पर देखेंगे, मतलब पर्वत का जो निर्माण होता है वो 3 तरीके से होता है। यहाँ पर 3 तरीके से दिया है। एक तो वलित पर्वत है, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स को ब्रहनसोत्स पर्वत बोलते हैं, और ज्वालामुखी। अब यहाँ पर वलित का मतलब वो पर्वत, ऐसे पर्वत जो जिनका निर्माण अभी भी हो रहा है। वलित, वलित का मतलब यहाँ पर समझ, वो नवीन वलित होते हैं। वलित का मतलब क्या है? इसका वलन हो रहा है इस तरीके से, मतलब ऊपर उठ रहे हैं, वो वलित पर्वत है। ब्रहनसोत्स पर्वत क्या होते हैं? इनको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं? जो कि वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। जैसे अगर वलित पर्वत की बात करें तो इसमें अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा? वलित पर्वत का एग्जांपल हो जाएगा जो हिमालय है। वलित पर्वत में अच्छा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? हिमालय, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर बात करी गई है कि जो पर्वत हैं वो किस तरीके से बनते हैं? 3 तरीके से बनते हैं। एक वलित पर्वत होता है, ब्रहनसोत्स पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत होता है। अब आइए इसमें एक-एक करके देखते हैं कि वलित पर्वत कैसे बनता है, और उसके बाद में जो ब्रहनसोत्स पर्वत है उसका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी पर्वत का भी निर्माण कैसे होता है। देखिए, वलित पर्वत का निर्माण, जो नवीन वलित पर्वत है, इनका निर्माण क्या कैसे हुआ? इनका निर्माण हुआ 2 प्लेटों के टकराने से हुआ, जो नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो अगर नवीन में देखेंगे तो 2 पर्वत मिलेंगे आपको, एक हिमालय मिलेगा, दूसरा कौन-सा मिलेगा? आल्प्स मिलेगा। तो ये ऐसे पर्वत जो कि नवीन वलित पर्वत, लेकिन अरावली के साथ-साथ में जो अपलेशियन है और रूस में जो यूराल माउंटेन है वो देखेंगे तो वलित तो है, लेकिन वो अब कैसे हो चुके हैं? पुराने। यहाँ पर देखते हैं हिमालय और आल्प्स, ये कैसे हैं? तो आल्प्स, ये दोनों नवीन वलित पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत हैं। लेकिन अगर हम अरावली देखेंगे, अरावली हो गया, अपलेशियन हो गया, और इसके साथ-साथ में यूराल अगर देखें तो ये तीनों हैं तो वलित, लेकिन ये अब अपरदित हो गए हैं, मतलब कि जो अपर्दन की क्रिया है उसके माध्यम से क्या है, घिस गए हैं, जिससे इनकी ऊंचाई भी कम हो गई है और ये पुराने हो गए हैं। तो अगर हम अरावली की बात करेंगे, अरावली विश्व का जितने पुराने पर्वत हैं उनमें से एक है। वैसे ही जो अपलेशन वही पुराना है, और जो यूराल है वो भी पुराना है। अब थोड़ा-सा इसके बारे में बात कर ली जाए कि ये जो अरावली है, कहाँ पर है अरावली? तो अरावली राजस्थान में, हम सबको पता है राजस्थान में है। अपलेशन कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में है। जो यूएसए है उसके पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग में है। और जो यूराल पर्वत है, यो यूराल पर्वत कहाँ पर है? तो यूराल पर्वत जो है, ये यूराल पर्वत रूस में है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। ध्यान रखिएगा इसमें कि ये पर्वत हैं जिनके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया। अब ये तो हो गए हमारे वलित पर्वत। अब दूसरी बात आती है कि जो ब्लॉक माउंटेन होता है। देखिए, ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो बीच का हिस्सा नीचे धँस जाता है और कुछ हिस्सा जो होता है ऊपर बना रहता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये जो पूरा पहले इस तरीके से सतह रही होगी, अब इसमें जब खिंचाव आया होगा तो खिंचाव की वजह से क्या होगा, बीच का हिस्सा नीचे बैठ गया यहाँ पर, और आस-पास का हिस्सा जो था वो वैसे खड़ा ही रहा। ये जो है वैसे बना रहा, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो ये ब्लॉक माउंटेन बन गया, ये पर्वत बन गया, ये पर्वत बन गया, और ये घाटी बन गई यहाँ पर। इसको उत्खादीय हॉस्ट बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं इसको हैं। और ये जो द्रोणी है, द्रोणिका भ्रंश है, इसको बोलते हैं ग्रेबेन, इसको बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जो माउंटेन का निर्माण होता है वो
बीच का हिस्सा वो नीचे धँस जाने से आस-पास जो हिस्सा बचता है वो माउंटेन का निर्माण होता है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा वो एग्ज़ाम्पल क्या है, यूरोप की जो राइन नदी है, राइन घाटी है उसमें वाजेस पर्वत देखोगे तो वहाँ पे आपको मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वाजेस पर्वत के पास में जो राइन नदी निकलती है यूरोप में, बहती हुई जाती है, वो इसी का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है? अब 2 हो गया, तीसरा हमारा ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी का मतलब आप पढ़ेंगे डिटेल में, हम आगे इसको पढ़ाएँगे भी। जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटता है यहाँ पर देखिएगा इसमें, मान लीजिए ये यहाँ पर ज्वालामुखी, यहाँ पर इस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है इसमें, यहाँ पर ज्वालामुखी का ऐसे विस्फोट होता है तो इसमें निकल यहाँ पर इसमें मैग्मा निकलता है इस तरीके से, यहाँ पर मैग्मा जाता है, यहाँ पे लावा निकलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब लावा का जमाव सरफेस के ऊपर होता है तो बहुत बड़ा एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है इस तरीके से। तो इससे बनने वाला ये पर्वत हो जाएगा, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत। इसके 2 बढ़िया एग्ज़ाम्पल हैं। एक एग्ज़ाम्पल है अफ्रीका में जो किलिमंजारो पर्वत है वो है। अफ्रीका में अगर देखेंगे तो किलिमंजारो है और ये अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत भी है। और जापान में कौन-सा? तो फ्यूजियामा। 2 ध्यान रखिएगा इसमें कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्ज़ाम्पल जो होगा मतलब कि ये तो हो गए वलित पर्वत हो गए। और यहाँ पर इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में हमने आपको 2 बताए, किलिमंजारो, एक किलिमंजारो है, एक है फ्यूजियामा। ये कहाँ पर है? ये जापान में है, ये जापान में, और कहाँ पर है ये? तंजानिया में है। ठीक है? अब बरनसोत पर्वत कहाँ पर है? जो कि वाजेस पर्वत, वाजेस पर्वत, और ये कहाँ पर है? ये है यूरोप में। यूरोप में। ये बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ी। अब अगली चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई पर्वत से हमें क्या मिलता है? माउंटेन से हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि माउंटेन से हमें क्या मिलता है? पहली चीज़ जो मिलती है तो वहाँ पर जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर होता है, वो नदियों के स्रोत होते हैं। मतलब जो ग्लेशियर होते हैं वो नदियों के स्रोत होते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? नदियों के स्रोत होते हैं। नदियों के स्रोत होते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वो क्या होते हैं? नदियों के स्रोत होते हैं। अब इनसे क्या होता है, जब नदियों के स्रोत है तो इनसे ये होता है कि ये जलाशयों के जल लोगों तक पहुँचता है, मतलब इससे जल लोगों तक पहुँचता है। और इसमें समझने वाली बात ये है कि पर्वतों के जो जल का उपयोग है वो किसके लिए होता है? सिंचाई और बिजली के लिए भी बन जाता है। मतलब नदी जो होती है उससे हम विद्युत का उत्पादन भी कर लेते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियों के साथ-साथ जीव-जंतु भी पाए जाते हैं इसमें, और इन्हीं पर्वतों पर वेदिका कृषि भी होती है। ठीक है? इसके साथ में हम देखेंगे वहाँ पर तो हमें ईंधन मिलेगा, चारा मिल जाएगा, आश्रय के लिए चीज़ें मिल जाएँगी और बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएँगे, जैसे गोंद हो गया, रेज़िन हो गया, ये सब कुछ मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ अब देखते हैं कि हम लोग जब कहीं टूर करने के लिए आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम पर्वतीय क्षेत्र पे टहलने जाएँगे, तो वहाँ पर टूरिज़्म का भी एक बढ़िया सा एक अ, जगह होती है जहाँ पर लोग जाते हैं। इसके साथ-साथ में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पे खेल होते हैं, पैराग्लाइडिंग होता है, हैंग होता है, ग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप उत्तराखंड में जब जाएँगे ऋषिकेश, हरिद्वार, तो वहाँ पर आपको इससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसमें कि जो पर्वत होते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। उसके साथ-साथ में हमने बताया कि उसके क्या-क्या यहाँ पर उसके यूज़ हो सकते हैं, प्रयोग हो सकते हैं। दूसरी बात आती है पठार की। देखिए पठार जो होता है वो क्या है कि जैसे लाइक टेबल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि सरफेस से मतलब सतह से ऊँचाई पर, और उसका जो शीर्ष होगा वो कैसा होगा? लगभग सपाट होगा। मतलब कि उठी हुई सपाट भूमि को हम क्या बोलेंगे? ये पठार हो जाएगा। अब अगर पठार की बात करेंगे तो कैसा बन जाएगा? लाइक मेज, मेज के जैसा होगा। मतलब मेज मेज जैसा होता है, जैसे हमारी मेज होती है, आपने देखा होगा कि मेज उठी होती है, ऊपर सपाट होता है, उसको हम मेज जैसा बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने बताया कि पर्वतों में कई चीज़ें थी, वैसे पठार में जो सबसे एक बड़ा पठार हम लोग जानते हैं, उस पठार का नाम क्या है? वो पठार है तिब्बत का पठार। हम सबको पता है तिब्बत के पठार के बारे में। तिब्बत का जो पठार है, वो विश्व का सबसे ऊँचा पठार है, यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, ये जो पठार होते हैं, कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक होते हैं। मतलब हाइट जो उनकी होती है, वो कुछ मीटर से लेकर के कई
1000 मीटर्स तक होती है, मतलब काफ़ी ऊँचे-ऊँचे होते हैं। जैसे मैंने अब एग्ज़ाम्पल दिया कि जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के बाद में एक ख़ास बात क्या है कि तिब्बत का जो पठार है, वो विश्व का सबसे ऊँचा पठार है। इसकी ऊँचाई लगभग समुद्र तल से कितनी है? 4000 से 6000 के मीटर के बीच में है। इसके साथ-साथ में हम जानते हैं कि भारत में दक्कन का पठार है, जो कि कई जो पुराने पठार हैं, उनमें से एक है। उसके साथ-साथ में केन्या, तंजानिया और युगांडा में अफ्रीका जो पूर्वी अफ्रीका है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर भी कई सारे पठार हैं। अच्छा, तो इसमें हमने देखा कि पठार क्या होते हैं और कौन-कौन से पठार, जैसे एग्ज़ाम्पल में तिब्बत का पठार की हमने बात कर ली, उसके साथ-साथ में हमने बताया कि आपको केन्या, तंजानिया, युगांडा यानी कि पूर्वी अफ्रीका में बात कर ली और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात कर ली। अब पठार का यूज़ क्या होता है? क्या इम्पोर्टेंस इसकी है? तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, पठार से जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस सबकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, वो खनिज यहाँ पर उपलब्ध होता है। खनिज की उपलब्धता होती है। जैसे हम उपलब्धता होती है, जैसे हम जानते हैं जो छोटा नागपुर पठार है, जो छोटा नागपुर पठार है, ये छोटा नागपुर पठार ये छोटा नागपुर पठार में खनिज मिलता है, जैसे कोयला, जैसे लोहा, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। वैसे ही आप जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता होती है। दूसरी बात क्या होती है, पठारों पर जो नदियाँ होती हैं, अच्छा, अफ्रीका अफ्रीका का भी हमने देखा, वहाँ पर जैसे सोना मिलता है इसमें, सोना है, हीरा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। सोना हो गया, हीरा हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके साथ-साथ में अगर हम देखेंगे कि जो पठार है, तो पठार पे क्या होता है, यहाँ पर जलप्रपात भी होते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या है, वाटरफॉल जो होती है यहाँ पर होते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार पे आप देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है, वाटरफॉल है, ये कहाँ पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और साथ-साथ में एक और जलप्रपात देखते हैं जिसको बोलते हैं शरावती। ये इस बार यूपीएससी में पूछा गया था शरावती के बारे में। शरावती नदी पर जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर कौन-सा जलप्रपात है? तो उसका नाम है जोग जलप्रपात। यहाँ पर कौन-सा जलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात स्थित है, बनता है, मतलब इस नदी पर जोग जलप्रपात बनता है। तो पठारों का ये इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कि यहाँ पर वही बात लिखी है जो हमने आपको बताई है कि जो अफ्रीका है वहाँ पर सोना और हीरा मिलता है और छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला और मैग्नीशियम मिलते हैं। सारी बातें वो यहाँ पर कवर हो गई जो मैंने अच्छा, यहाँ पर एक बात और रह गई है कि जैसे लावा का पठार काली मिट्टी मिलती है, मतलब कि जो दक्कन का पठार है वहाँ से काली मिट्टी मिलती है। जब काली मिट्टी मिलती है तो वहाँ से क्या होता है, उपजाऊ खेती भी की जा सकती है, यानी कृषि के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं मैदान की। देखिए मैदान क्या होता है कि मैदान जो होते हैं वो समतल भूमि होते हैं। समतल भूमि का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती है। समुद्र तल से ये 200 मीटर की हाइट रखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं होते हैं, बहुत ऊबड़-खाबड़ नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, ये समतल होते हैं, मतलब इनमें बहुत ऊबड़-खाबड़ कोई चीज़ नहीं होती है। जनरली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नदियों का प्रवाह होता है। नदियों का प्रवाह होता है, उससे डिपॉल्यूशन होता है, उससे डिपॉल्यूशन होता है। डिपॉल्यूशन का मतलब क्या है? उससे जमाव होता है और जमाव होता है तो उससे क्या निर्माण होता है? उससे मैदान का निर्माण होता है। अब इस मैदान में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पत्थर होता है, बालू है, सिल्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और इन्हीं मैदान से में क्या होता है, ये कृषि के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मृदा है वो बहुत अच्छी मृदा फर्टाइल होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं कृषि। अब बात करते हैं कि भाई मैदान का क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमने बात की कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो हम करते हैं उसके लिए क्या है, परिवहन के लिए। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं कर पाती है, वहाँ पर रोड बनाना या रेलवे लाइन जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैदान फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं, जिससे क्या होता है कि परिवहन की सुविधाएं प्रॉपर बन सकती हैं। तीसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर लोगों के आवास का मतलब है कि यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, क्यों रहना पसंद करते हैं? उसका दूरी
पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है, जिसकी वजह से लोगों को रहना आसान है। वैसे भी अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप देखिए कि जो सभ्यताएँ हैं, वो तो कहाँ हुई हैं, वो नदी किनारे ही विकसित हुई, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो कहीं भी देश की किसी भी किनारे हुई है। अब 2 मैदानों की बात करते हैं, इसको देखने को मिलेगा कि जो भारत में जो बहुत फेमस है, कौन-सा मैदान है, इसको सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, और यहीं पर एक और मैदान होता है, चीन है, यांगत्से नदी, इसके किनारे मैदान इसको बोलते हैं यांगत्से नदी। देखिए आपको पता है कि बहुत सारे मैदान वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से हमने आपको मैदान बताया, तो आप लोग 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, एक पढ़ लिया, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पढ़ लिया, तीसरा हमने मैदान। अब बात करते हैं कि स्थल तो जहाँ पर लोग रहते हैं वो उसका मतलब लोग कहाँ पर कैसा रहना पसंद करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में हमने 3 बातें आपको बताई कि स्थल रूप का मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्र में लोग कौन लोग रहना पसंद करते हैं, पठारी क्षेत्र में कितने लोग रहना पसंद करते हैं और मैदानी क्षेत्र में कितना लोग रहना पसंद करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लोग जो रहना पसंद करते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोग यहीं पर रहते हैं। पर्वतों पर जीवन जो होता है बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि पर्वतों पर कृषि करना भी आसान नहीं है और मैदानी क्षेत्र में काफ़ी आसानी होती है कृषि करने में, इसलिए लोग पर्वतों पर और पहाड़ों पर रहना, पहाड़ों पर भी ठीक-ठाक लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्वतों पर लोग रहना यहाँ पर कम पसंद करते हैं, ठीक है? घर बनाने के लिए मैदान बहुत अच्छा होता है और उसके साथ-साथ में अगर हम देखिए परवान बहुत अच्छा होता है, तो मैदान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रहने के लिए। और तो दिक्कत आती है, जैसे हिमालय पर्वत वहाँ पर क्या होता है कि उसमें अगर देखें तो उसमें भूकंप जैसी कंडीशन रहती है, घटनाएँ रहती है, तो प्राकृतिक आपदाएँ बहुत आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोग रहना वहाँ पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें 2-4 बातें समझ ली कि कैसे-कैसे लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, उसके साथ-साथ में कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, उन सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा, वो कौन-सा होगा? तो भारत होगा। भारत का मतलब क्या है? भारत का जो चैप्टर होगा, इसमें हमारा देश भारत के बारे में बात की गई है। ये जो चैप्टर है, इसके बारे में। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा वीडियो